वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आवेश की गति की, और लास्ट क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन को समझा था। उसके बाद हमने धारावाहिक चालक तार पर चुंबकीय बल को भी समझा था। इसी कड़ी में आज अपने पास टॉपिक होगा कि दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार होंगे, और यहाँ पे ये जो चालक तार होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तार होंगे, वो एक दूसरे पे चुंबकीय बल आरोपित करेंगे। उस चुंबकीय बल को हमें समझना है कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए अपने पास एक चालक तार तो ये हो गया, लंबाई मान ली बच्चों अनंत। इस चालक तार को मैंने नाम दे दिया P, धारा प्रवाहित हो रही है I1, और एक चालक तार मैंने यहां ले लिया अनंत लंबाई का, धारा प्रवाहित हो रही है I2, और तार का नाम दे दिया हमने Q। यानी कि P और Q दो चालक तार हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है वो स्मॉल d मान ली। एक में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और एक में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। यदि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो हम ये मान लेंगे कि पीछे का जो 7वां लेसन हमने अब तक जितना भी पढ़ा है वो आपको क्लियर याद है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, उसकी धारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, कितना बल कैसे लगेगा, वो सारा का सारा यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो काम में आने वाला है। तो क्या होगा कि अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है और एक दूसरे पे कितना बल लगाएंगे उसको अपने कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तारों पे आप एक अल्पांश ले लोगे। जैसे मैंने कि इसके ऊपर एक अल्पांश dl ले लिया। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये अपने पास धारावाही चालक तार है, एक निश्चित डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र कितना कैसे निकलेगा, धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस प्रकार होगा। कहने का मतलब इस तार के राइट साइड में कहीं भी बिंदु ले लोगे, कहीं पे भी आप एक बिंदु कितनी भी दूरी पे या नज़दीक ले लो, इसके राइट साइड में इस साइड में जो भी पॉइंट लिया जाएगा उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र देखो अंगुलियों की दिशा में ये तार हो गया, और तार से इस डायरेक्शन की बात करेंगे इधर तो चुंबकीय क्षेत्र वो अंदर की ओर मिलेगा। तो किसी भी बिंदु पे आप चुंबकीय क्षेत्र देखने की कोशिश करोगे तो आपको मैग्नेटिक एरिया जो फील्ड है वो आपको अंदर की ओर मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर मिलेगा। और यदि मैं ऐसा बोल दूं कि धारावाही चालक तार P से स्मॉल d पर हमने एक अल्पांश लिया है, तो इस अल्पांश पे चुंबकीय क्षेत्र बच्चों कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, और अंदर की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये धारावाही चालक तार है, इस साइड में यदि आप चुंबकीय क्षेत्र देखते हो तो इस साइड में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र है वो क्रॉस अंदर की ओर है, और इस साइड में देखोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, वो इस प्रकार से डॉट डॉट बाहर की ओर आएगा। ये पहले धारावाही चालक तार के कारण था। अब यहाँ पे हमने एक अल्पांश लिया dl लंबाई का, तो कितनी दूरी पे था ये अल्पांश, ये अल्पांश बच्चों d दूरी पे, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो देख ली, लेकिन यहाँ अब सोचने वाली बात ये हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से अंदर की ओर है, धारा इसके लंबवत ऊपर की ओर जा रही है, तो इस अल्पांश पे यानी कि इस तार पे चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा। पहले तो हमने बात की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, जो कि दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से हमने ज्ञात कर ली। अब अपने चुंबकीय बल की दिशा देखेंगे। जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई धारावाही चालक तार रख दिया, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखने पर उस चालक तार पे चुंबकीय बल जरूर लगता है, और चुंबकीय बल का मान हमने ILB साइन थीटा जो कि कल देखा था धारावाही चालक तार पे। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ भी उत्पन्न होगी। यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो बच्चों मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, I1 धारा के कारण। चुंबकीय क्षेत्र कितना बना, B1। ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सी धारा के कारण बना है, I1 के कारण, क्योंकि I1 धारा प्रवाहित हो रही थी ना, उसी के लिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र बना है। तो I1 के कारण कितना बना, चुंबकीय क्षेत्र B1 बना है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, चुंबकीय बल इतना लगेगा, हमें देखना है चुंबकीय बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो अपने पास 3 नियम थे, मैं चपेट नियम यूज़ करूँगा चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंगुलियाँ, चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा धारा की दिशा को, तो चुंबकीय बल कैसे डिफाइन कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है,
धारा ऊपर की ओर जा रही है तो चुंबकीय बल किस डायरेक्शन में निकल जाएगा, इस दिशा में निकल जाएगा। यानी कि चुंबकीय बल बच्चों इस दिशा में आएगा और ये तार 2 पे लग रहा है, यानी कि Q पे, जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये दूसरे तार पे लगने वाला बल है, इसीलिए मैं इसको F2 नाम दूंगा। और अल्पांश पे बल लगेगा, इसीलिए मैं इसमें साथ में D भी लगा दूंगा। तो इस दूसरे तार पे यानी कि I2 धारा वाले तार पे यानी कि Q तार के ऊपर जो बल लगा है वो DF2 वेक्टर मैंने माना है और उसकी डायरेक्शन इस दिशा में निकल के आई है। ओके, अब इसके ऊपर चुंबकीय बल तो लगा बिल्कुल, तो उस चुंबकीय बल का मान कितना होगा। उससे पहले जो आपने चुंबकीय क्षेत्र देखा ये B1, इसका मान आप लोग बता सकते हो क्या। कंडीशन क्या है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार जिसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न हुआ है, तो B1 का मान कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने बायो सावर्ट नियम में पढ़ा था कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण निश्चित दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0I/2πd होता है। सूत्र क्या होता है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण निश्चित दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πd होता है। तो यदि मैं इसको अरेंज करूँ तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, चित्रानुसार P तार के कारण स्मॉल d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र मानना कितना है, हमने बच्चों B1 माना है। कितना माना है, B1, और B1 का मान कितना होगा, सूत्र होता है μ0I/2πd। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, ये धारा का मान कितना होगा, B1 चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण हो रहा है, I1 के कारण, तो बच्चों यहाँ पे I1 आ जाएगा। दूरी कितनी है, D की D है, यानी कि B1 का मान μ0I1/2πd बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया, हमें तो ज्ञात करना है बल, तो बल को हमने मान तो DF2 लिया है, लेकिन बल बनेगा कितना, जरा गौर से सुनना। इस तार पे हमें बल ज्ञात करना है, तो केवल इस परिघटना को, इस स्थान को ही महत्व देना। तो आप कैसे समझोगे इस चीज़ को, कि ऐसे समझना कि ये मेरे पास Q तार है, लंबाई तार की DL है, मैं केवल DL लंबाई की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्पांश लिया है। ये कितने चुंबकीय क्षेत्र में है, ये B1 चुंबकीय क्षेत्र में है। बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है DF2, हालांकि ये DL पे बल देखा है मैंने केवल। DL लंबाई और धारा इसमें कितनी प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो कुल मिलाकर के बच्चों कंडीशन ऐसी बन चुकी है, जरा गौर से समझना, कि जैसे कि लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे B1 है, उसके अंदर DL लंबाई का एक तार है, अल्पांश लिया, अल्पांश की कल्पना करेंगे, DL लंबाई का तार है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपर DF2 बल कितना लगेगा। तो बल का फॉर्मूला आपने पता था कि बल का सूत्र था ILB sin थीटा। अब F के स्थान पर कितना है, DF है, I के स्थान पे कितना है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है तार में, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। I2 पे बल लगेगा, बल किस पे लगता है, I2 पे। L लंबाई कितनी है बच्चों, DL है। B चुंबकीय क्षेत्र कितना है, ये B1 के अंदर विद्यमान। थीटा एंगल कितना बनेगा, थीटा किस किस के बीच का होता है, L और B के बीच का होता है। L ऊपर की ओर है, B अंदर की ओर है, कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1, यानी कि लगने वाले बल का जो मान होगा, और बल कितना लिया हमने, DF2 लिया है, तो लगने वाले बल का मान बच्चों I2 DL इंटू B1 होगा। इस चीज़ को आप समझे कि नहीं समझे। I2 द्वारा प्रवाहित हुई, चालक तार था, B1 चुंबकीय क्षेत्र में था, DL तार है अपने पास लंबाई का, तो लगने वाला सूत्र बल तो होता है ILB sin थीटा। I के स्थान पे I2 आ जाएगा, L के स्थान पे लंबाई हमने DL ली है, और B चुंबकीय क्षेत्र कितने में रखा हुआ है, ये B1 में रखा हुआ है। तो यहाँ पे तार Q पर आरोपित बल, तार Q पर आरोपित बल DF2 इज इक्वल कितना बन जाएगा, ILB के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो I2 DL B1 साइन थीटा होगा, और थीटा का मान बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री है, तो I2 DL B1, चूंकि थीटा बराबर कितने डिग्री था अपने पास, 90 डिग्री। B1 की वैल्यू अपने पास ये रही, तो आप यहाँ से DF2 की वैल्यू पुट कर दो, I2 DL, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा μ0I1/2πd। इतना काम अपने यहाँ पे बन चुका है। थोड़ा सा अरेंज कर लो, I1 I2 को अरेंज कर लो, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से शूट हो जाइए।
DL2 बराबर क्या बनेगा, म्यू नोट I1 I2, DF2 बराबर म्यू नोट I1 I2 DL बटे 2 पाई डी। ये कितनी लंबाई पे बल लगा था, DL लंबाई पे बल लगा था। यदि मैं एकांक लंबाई पे बल को देख लूँ, एकांक लंबाई पे, तो मुझे लंबाई का भाग लगाना पड़ेगा। ये बल DL लंबाई का है तो मैं लंबाई का भाग लगा देता हूँ बच्चों, तो ये बन जाता है DF2 अपॉन में DL, जिसका मान म्यू नोट I1 I2 बटे में 2 पाई डी निकल के आता है। और ये जो फॉर्मूला आएगा वो बल बटे लंबाई, यानी कि लंबाई को मैं एकांक कर दूं तो ये DF2 का मान निकल जाएगा, अर्थात ये जो मान बनेगा वो एकांक लंबाई के लिए बल का मान बनेगा, यानी कि इसकी एकांक लंबाई पे बल कितना लगेगा। पहले हमने क्या किया, हमने DL लंबाई पे देख लिया और फिर DL का भाग लगा दिया, तो यानी कि लंबाई का भाग, जितनी भी लंबाई थी अपने पास 1 मीटर 2 मीटर या DL या L जो भी होगा उसका हमने भाग लगा दिया, तो ये एकांक लंबाई का मान निकल के आ गया, किसके लिए, बल के लिए। तो ये तो बात हो गई बच्चों एक तार के ऊपर। क्या देखा, B1 म्यू नोट I1 2 पाई डी, बल की डायरेक्शन इस तार की ओर, तथा एकांक लंबाई पे बल म्यू नोट I1 I2 बटे में 2 पाई डी। अब बात करेंगे कि इस तार पे बल कितना, किस दिशा में और कितने ये चुंबकीय क्षेत्र में होगा। ये रामायण जो हमने इस तार के लिए समझी है, सेम रामायण हम इस तार के लिए भी समझने वाले हैं। ओके, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस सिस्टम को एक बार यहीं पे छोड़ो, अब आप इधर की बात करेंगे। ये आपके पास एक तार है I2, ठीक है, I2 तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो I2 तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। डायरेक्शन क्या होगी, इस तार के लेफ्ट साइड में कहीं भी पॉइंट ले लोगे चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता हुआ मिलेगा, और इस तार के राइट साइड में कहीं भी पॉइंट ले लोगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश करता हुआ मिलेगा। तो हमें बात करनी है इस तार के कारण इस तार के ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा, यानी कि तार Q के कारण P पे कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो बच्चों इसके ऊपर भी मुझे एक अल्पांश लेना है, मैंने DL अल्पांश ले लिया। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो I2 धारा के कारण होगा, अतः उस चुंबकीय क्षेत्र को मैं B2 नाम दूंगा। लेकिन B2 चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता हुआ हमें मिलेगा, और इसीलिए उसको अपने किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको अपने डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर निर्गत होता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल गई। तो इसका मतलब देखो, इसमें पूरा ये जो पूरा एरिया है ना, इस तार से इधर का पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो भी बाहर निकलता हुआ। तो कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि भाई यहाँ पे ये बाहर निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से, जिस पे हमने एक DL लंबाई का तार ले रखा है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, DL ऊपर की ओर है। तो बच्चों इस DL पे यानी कि तार के ऊपर चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा। पहली बात तो ये कि धारावाही चालक तार को आपने चुंबकीय क्षेत्र B2 में रखा है। कितने में रखा है, B2 में रखा है। तो इस धारावाही चालक तार पे चुंबकीय बल जरूर लगेगा। चुंबकीय बल की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, चपेट नियम से ज्ञात कर लो, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर। तो चुंबकीय बल बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि चुंबकीय बल जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये I1 धारा पे लग रहा है, इसके लिए इसको मैं F1 नाम दूंगा, और अल्पांश पे लग रहा है इसीलिए मैं इसको DF1 दूंगा। हालांकि ये पूरा बल पूरे तार पे लगेगा, लेकिन हम तो बात केवल अल्पांश की कर रहे हैं। अल्पांश के कारण ज्ञात कर लेंगे, फिर अल्पांश की लंबाई का भाग लगाएंगे, एकांक लंबाई के लिए बल का मान निकल के आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग लगने वाले दोनों तारों पे बल एक दूसरे के विपरीत क्रम में। तो भाई ये बल तो लगा, डायरेक्शन हमने देखी, इसका मान कितना होगा, सेम इसी पैटर्न से हम इसका भी मान ज्ञात करने वाले हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे मान, पहले तार पे दूसरे तार पे लगने वाला बल हमने याद कर दिया। अब तार फर्स्ट के लिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र B2 का मान कितना होगा, Q तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, Q तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितनी दूरी पे, D दूरी पे। सेम प्रोसेस है, I2 धारा थी, इसके कारण अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, निश्चित दूरी D पे चुंबकीय क्षेत्र, बायोसावर्ट नियम हमने देखा था कि म्यू नोट I अपॉन 2 पाई D होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस बार अपन ने कितना मान लिया, B2 मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई D होता है। D तो डिस्टेंस है ही, लेकिन धारा कितनी होगी, B2 चुंबकीय क्षेत्र कितनी धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है, I2 के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा I2, समीकरण नंबर 3 B2 को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब अपने क्या करेंगे, अब अपने सिंपल चुंबकीय बल ज्ञात कर लेंगे। कौन सा मान, dF1। कंडीशन क्या बन गई, चुंबकीय क्षेत्र है, धारावाही चालक तार है, उसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1, लंबाई कितनी है, dl है, बल कितना लग रहा है, dF1 लग रहा है। तो dF1 का मान कितना होगा, बल होता है बच्चों धारावाही चालक तार पे कितना, ILB sin थीटा। तो तार P पर आरोपित बल, सेम प्रोसेस इसी के भांति है, dF1 सूत्र होता है ILB साइन थीटा, लेकिन ये कितनी बल कितनी धारा पे लग रहा है, कितनी लंबाई पे लग रहा है, कितने चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। ओके, तो बल लग रहा है कितनी धारा पे, 1 धारा पे, लंबाई कितनी पे लग रहा है, dl पे लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कितने के कारण लग रहा है, B2 के कारण लग रहा है। तो थीटा का मान यहाँ पे बच्चों कितना होगा, dl और B2 के बीच, dl ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे dF1 बराबर पुनः क्या आ जाएगा, I1 dl B2, और B2 का मान म्यू नोट I2 बटे 2 पाई डी, और dF1 क्या बन जाता है, म्यू नोट I1 I2 बटे 2 पाई डी, साथ में dl भी आएगा, और dl का बच्चों में भाग लगा देता हूँ, तो ये एकांक लंबाई पे बल प्राप्त हो जाता है। ये भी अपने एकांक लंबाई पे बल था, लेकिन ये तार Q पे था और ये तार 1 पे है। तो दोनों ही तारों की एकांक लंबाई पे लगने वाले बल की जब आप तुलना करते हो समीकरण 2 और 4 की, तो आपको बल आपस में बराबर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक तार दूसरे तार पे जितना बल लगाएगा, दूसरा तार भी पहले वाले पे उतना ही बल लगाएगा, यानी कि लगने वाले बल के परिमाण आपस में समान होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यदि आप देख पा रहे हो तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब दोनों तारों के द्वारा लगने वाला बल परिमाण में समान है, परंतु विपरीत दिशा में है। अतः ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना कर रहा है। तो चित्रांश ज्यामिति से भी कह सकते हो, ज्यामिति से आप ये क्लियर कर सकते हो कि dF1 बटे dl बराबर किसके है, dF2 बटे dl। ये तो समीकरण 2 और 4 से क्लियर हो गया। बात करें ज्यामिति की, तो यदि मैं, ये तो बात होगी परिमाण की, परिमाण बराबर है। यदि मैं सदिश रूप की बात कर लूँ तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। मैं किसी एक के साथ क्या करूँगा, माइनस का निशान लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कि लगने वाले बल समान परिमाण के, परंतु माइनस क्या बताएगा, विपरीत दिशा में है। तो आरोपित होने वाले बल समान परिमाण के परंतु विपरीत दिशा में है, अर्थात समीकरण 5 के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना होती है। किसकी पालना होती है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये था बच्चों अपने पास आरोपित चुंबकीय बल। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार जब एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं तो उन पे लगने वाले बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करते हैं। ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, यहाँ पे बहुत मेंटली रूप से आपको तैयार रहना था। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, चुंबकीय बल की दिशा निकालना, चुंबकीय बल का मान निकालना, यानी कि पीछे जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले। यदि हमें याद हुआ था, फॉर्मूले याद थे, तो हमें इसको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। यदि फॉर्मूला याद नहीं था तो शायद इसको बहुत डिफिकल्टी आपको महसूस हुई होगी। तो ये अपने पास आरोपित चुंबकीय बल की गणना। और अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी कि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दोनों चालक तार एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। यदि दोनों चालक तारों में धारा विपरीत दिशा में फ्लो करती तब ये चालक तार एक दूसरे की दिशा में, यानी कि क्या करते, अभी ये क्या होंगे, ये तार इधर आना चाहेगा, ये तार इधर आना चाहेगा, यानी कि ये दोनों पास आना चाहेंगे, यानी कि इसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति आएगी। कौन सी प्रवृत्ति आएगी, सिकुड़ने की, यानी कि पास पास आएंगे, ये सिकुड़ेंगे। लेकिन यदि धारा इसमें ओपोजिट कर दी जाए तो ये दोनों फैलने का प्रयत्न करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि यदि दोनों चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित की जाती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें जो भी बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन यदि दोनों में डायरेक्शन धारा की विपरीत दिशा में होगी तो ये एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे से फैलाव में जाएंगे, दूर भागने का प्रयत्न करेंगे। चलो ये तो आपने समझा कि धारा एक दिशा में है तो आकर्षण बल क्यों लग रहा है। ओके, चलो मैं आपको प्रतिकर्षण बल वाला भी बता देता हूँ। तो एक्चुअल में क्या होगा कि मैंने क्या किया,
किसकी धारा को, चलो ये धारा तो ठीक है, इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस धारा को मैं क्या करता हूँ बच्चों, नीचे की ओर ले लेता हूँ। धारा एक दूसरे की अपोजिट हो गई, ये धारा है I2 है। अब इस धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न होगा, धारा नीचे की ओर है, तो बच्चों इस तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है वह अंगुलियों की दिशा की मैं बात करूँ तो अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों अंदर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, तो बल किस दिशा में लगेगा, धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंगुलियों की दिशा में अंदर की ओर, तो बल किस दिशा में लगेगा बच्चों, बल लगेगा इस दिशा में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि इस दिशा में आपका जो बल है DF1 वेक्टर वो प्रभावी हो जाएगा। ओके, अब इस I2 तार के ऊपर चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा, धारा की दिशा चेंज कर दिया, चुंबकीय बल की डायरेक्शन यहाँ भी चेंज हो जाएगी। धारा ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र आएगा वो तो बच्चों अंदर की ओर सेम रहने वाला है, नो डाउट। लेकिन इस पे चुंबकीय बल जो हमने DF2 माना है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा नीचे की ओर है, धारा नीचे की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो इस दिशा में चुंबकीय बल आरोपित होगा, यानी कि चुंबकीय बल की जो डायरेक्शन आएगी वो स्टूडेंट्स इस दिशा में आएगी। कहने का मतलब धारा एक दूसरे की ऑपोजिट हो गई है ना, तो ये चुंबकीय बल भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगाएंगे, अर्थात ये दोनों तारे एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब इस कंडीशन में दोनों तारों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल आरोपित होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि दो धारावाही समांतर चालक तार हैं तो उनमें यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनमें आकर्षण प्रकृति का बल लगता है, और विपरीत दिशा में धारा यदि प्रवाहित होती है तो उनमें प्रतिकर्षण प्रकृति का बल लगता है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।